हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लगातार पढ़ रहे हैं राज्य के यानी कि मध्य प्रदेश राज्य के संवैधानिक व्यवस्था को। और संवैधानिक व्यवस्था में जो हमने क्रम देखा था वो अगर मैं आपको छोटा सा रिवीजन कराऊं तो उस पर आपने देखे थे शासन व्यवस्था के अंग। शासन व्यवस्था के अंगों में हमने बात करी थी राज्य विधायिका यानी राज्यपाल और विधानसभा के बारे में। इसके बाद हमने आगे पढ़ा था राज्य के कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में और प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में। अभी हमारे पास जो पढ़ने के लिए अभी जो चैप्टर है, अभी अपन शुरू करेंगे राज्य न्यायपालिका। और राज्य न्यायपालिका के साथ आज अपन पढ़ेंगे प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में भी। यहाँ पर राज्य न्यायपालिका में आप पढ़ोगे उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। और आगे पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय स्वशासन। अब इन जो क्रम को हमने पढ़ा था उसे मैं 2 मिनट लेकर रिवीजन देता हूं। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हो और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने शुरुआत करी थी सबसे पहले प्राचीन काल से, जिसमें हमने बताया था कि महाजनपद के रूप में मध्य प्रदेश को 2 भागों में जाना जाता था। एक तो अवंती, दूसरा चेदी। ठीक है, अवंती और चेदी के रूप में जाना जाता था। इसके बाद जब हम प्राचीन से मध्य में आए तो मध्य में हमने से स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत, फारूकी शासक तथा गोंड वंश के अधीनस्थ प्रशासनिक इकाई के रूप में जाना। फिर आधुनिक काल आया, मध्य के बाद आधुनिक काल आया। तो आधुनिक काल में हमने देखा कि वर्ष 1853 में सेंट्रल इंडिया एजेंसी, सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता था। फिर उसके बाद 1947 आया। 1947 में मध्य प्रदेश को का, खा, गा और गा तथा स्वतंत्र भोपाल के रूप में जाना गया। फिर आया नवंबर 1956। फिर आया वर्ष 1956 जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र, जिसमें राजस्थान वाले क्षेत्रों को कुछ क्षेत्र राजस्थान को दे दिए गए और मराठी भाषा बोलने वाले महाराष्ट्र को दे दिए गए। फिर नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश जो है वो एक्चुअल अपने उसमें स्वरूप में आया। और उस समय ये किससे पृथक हुआ? ये छत्तीसगढ़ से पृथक हुआ। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कब से पृथक हुआ? तो वो 1 नवंबर 2000 को हुआ था और मध्य प्रदेश अपने एक्चुअल स्वरूप में आया था। तो इतनी बात मैंने अपने वीडियो में बताई थी। फिर उसके बाद राज्यपाल और विधानसभा के बारे में पढ़ाया था कि राज्य विधायिका होती हैं, जो कि अनुच्छेद 168 से 177 में राज्य की विधायिका को बताया गया है कि ये राज्य की विधायिका क्या है? एक सदनात्मक विधायिका है जिन्हें विधान सभा बोलते हैं। और राज्य विधायिका का जो विकास है 1956 में जब स्वतंत्रता के मध्य प्रदेश के 1956 में स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश की, तब 57 विधानसभा का गठन हुआ। उस समय सदस्य क्या थे? 288, जिसमें 43 सीटें जो थी किसकी थी? एससी की थी। और जो 54 सीटें थी वो एसटी की थी। ये उस समय बनने के वक्त था। इसके बाद जब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं तो हमने 1976 में विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी जानी? 296 जानी। तो विधानसभा सदस्यों की संख्या जो हो गई 296 हो गई। कब? 1976 में हो गई, है ना। 1976 में 296 हो गई और 1990 में यही संख्या कितनी हो गई? 320 हो गई। इसके बाद जब वर्ष 2000 लगा, जब मध्य प्रदेश का विभाजन छत्तीसगढ़ से हुआ और इसके निर्माण के बाद जब वो एक्चुअल स्वरूप में आया, तब सीटों की संख्या कितनी बची? 230 रह गई। इसमें 148 जो थे, फिर से क्लियर कर देता हूँ, इन 230 2000 के बाद जब 2000 में जब 230 सीटें बची तो उनमें से 148 सदस्य जो हैं वो जनरल के थे, है ना, जनरल कैटेगरी के थे। उसके बाद जो 35 सदस्य यानी कि 35 जो हैं सदस्य जो थे वो एससी के थे और 47 जो थे वो एसटी के थे। अनुच्छेद 333 के अंतर्गत एंग्लो इंडिया समुदाय का एक सदस्य राज्यपाल के द्वारा क्या होता है? मनोनीत होता है। तो वो अनुच्छेद कौन सा है? तो जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 333 के तहत एक एंग्लो इंडिया
एंग्लो इंडियन समुदाय का व्यक्ति राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है। अब राज्यपाल कौन होता है भाई? राज्यपाल के बारे में मैंने बताया कि राज्यपाल को जो है भाग 6 अनुच्छेद 153 के अंतर्गत प्रावधान है कि वह राज्य का प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, जिसे संवैधानिक प्रमुख होगा, है ना। कौन सा? भाग 6 के अनुच्छेद 153 में। और 7वें संविधान संशोधन में 1956 के द्वारा यह भी प्रावधान किया गया कि राज्यपाल एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। कब हुआ? सन 1956 में 7वें संविधान संशोधन में ये बात बताई गई। मैंने कुछ तथ्य बताए थे कि जैसे पटाभी सीतारमैया जो है वो पहले राज्यपाल हैं। महिला राज्यपाल में श्रीमती सरला ग्रेवाल थी। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश में कुल 5 बार कार्यवाहक राज्यपाल की नियुक्ति हुई है, जिसमें से पहले जो थे वो जस्टिस पीबी दीक्षित थे। हरिविनायक पाटस्कर जो है वो उनका कार्यकाल सबसे लंबा था और पीबी दीक्षित का कार्यकाल सबसे कम था। और राज्य में अभी जो वर्तमान में है वो कौन है राज्यपाल? तो उनको आप जानते हैं, आनंदीबेन है। आगे बताया मैंने विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा का जो एरिया था वो क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 500 और न्यूनतम संख्या कितनी है? न्यूनतम संख्या 60 है। मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया और जिसका विघटन जो है वो 5 मार्च 1957 को हुआ था। तो अंतिम अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 में 17 जनवरी 1956 के मध्य ये जो संपन्न हुआ, तो ये था पहला उसका अधिवेशन। पहला और अंतिम अधिवेशन जो हुआ 17 दिसंबर 1956 को हुआ। 17 जनवरी 1956 के मध्य जो संपन्न हुआ, उसके बाद द्वितीय विधानसभा का गठन हुआ 1 अप्रैल 1957 से 7 मार्च 1962। तो ये जो अधिवेशन हुए थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो आपको बताए गए हैं। इसके अलावा मुख्य विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में अगर बताऊं तो पहले जो विधानसभा अध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे थे, जो जिनका कार्यकाल सर्वाधिक लंबा था। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे थे, जिन्हें सर्वाधिक लंबा कार्यकाल तथा श्री भैरूलाल पाटीदार भी का था। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? श्री भैरूलाल पाटीदार का। और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति। और उनका तथा उपाध्यक्ष कौन है? हिना काबरे, है ना। विधानसभा भवन कहाँ था? पुराना भोपाल। जब पुरानी विधानसभा भोपाल में जो थी वो अरेरा हिल्स में थी। उसका नाम था सुल्तान जहां बेगम द्वारा निर्मित मिंटो हॉल में होती थी। अभी नई जो विधानसभा है उसको 14 सितंबर 1984 को इसका काम शुरू किया गया और 3 अगस्त 1996 को तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसका नाम जो है वो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन रखा गया और इसके जो वास्तुकार थे वो चार्ल्स कोरिया थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके अलावा मैंने प्रोटेम स्पीकर बताया, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद बताया, नेता पक्ष और नेता विपक्ष दोनों बताया, मुख्यमंत्री की शक्तियाँ बताई। ये मैं आपको बता चुका हूँ, मैं सिर्फ आपको रिविज़न दे रहा था। यहाँ तक के बाद मैं आपको फाइनली एक बात और जो बताने जा रहा था कि हमने जो लास्ट में कंप्लीट किया है वो किया था कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रपति शासन। तो अभी तक मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। पहला मैं आपको बता देता हूँ, ये लगा था 1977 में, है ना। 1977 में लगा था, मतलब 30/4/1977 से 25/6/1977 तक। और दूसरा लगा था 1980 में, तो ये लगा था 18/2/1980 से लेकर 8/6/1980 तक। और तीसरा लगा था 1992 में। ये 92 कब लगा था? 16/12/92 से लेके 6/12/93 तक। यहाँ तक हो गया हमारा अभी तक का कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की न्यायपालिका। मध्य प्रदेश की न्यायपालिका मतलब जुडिशरी, है ना, न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत, किसके? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की स्थापना सुनिश्चित की गई है। अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। क्या होता है? एक अभिलेख न्यायालय होता है जिसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति भी प्राप्त है। एक राज्य के रूप में मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश का न्यायालय 2 जनवरी 1936 को भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 108 के अंतर्गत नागपुर में स्थापित किया गया था। फिर से सुने।
एक राज्य के रूप में मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व, है ना, एक राज्य के रूप में जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था उससे पूर्व मध्य प्रदेश का जो न्यायालय था वो 2 जनवरी 1936 को भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 108 के तहत नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1956 में जबलपुर में स्थानांतरित किया गया। तो अगर कोई पूछता है कि पहले जो हाई कोर्ट था वो कहाँ था, तो भाई साहब नागपुर में था। किस अधिनियम के द्वारा था, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 108 के तहत था, है ना। अब ये जबलपुर कब स्थानांतरित हुआ, तो ये जबलपुर स्थानांतरित हुआ 1956 में, ठीक है। आगे है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है, जबलपुर में, तथा 2 अन्य खंडपीठ, मतलब हाई कोर्ट की हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर में है और उसकी 2 अन्य खंडपीठ जो हैं 28 नवंबर 1968 में इंदौर व ग्वालियर में स्थापित की गई और तीसरी खंडपीठ की स्थापना भोपाल में प्रस्तावित है। तो कब स्थापित हुई, 28 नवंबर 1968 को। मध्य प्रदेश में जो न्यायालयिक व्यवस्था स्थापित की गई वो अनुच्छेद 214 के अंतर्गत की गई, अनुच्छेद 215 के अंतर्गत, है ना, 214 के अंतर्गत उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना सुनिश्चित की गई और अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। क्या होता है, अनुच्छेद 215 के अंतर्गत ये जो है एक अभिलेख न्यायालय होता है जिसका निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत क्या होता है कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति भी प्राप्त होती है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अभी ये जो बात है कि मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व मध्य प्रदेश का जो न्यायालय है वो 2 जनवरी 1936 को कहाँ पे था, नागपुर में खोला गया। बाद में 1956 में इनको जबलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। मुख्य पीठों की बात करें तो 28 नवंबर 1968 को इंदौर और ग्वालियर में मुख्य पीठें लगाई गई। तो जो हाई कोर्ट है ना, फिर से बताता हूँ, ये हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना कब हुई, तो ये हुई 2 जनवरी। हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, फिर से सुन लो, ये हाई कोर्ट है, इसकी स्थापना हुई 2 जनवरी, है ना, 1936 को। ये कब, ये नागपुर में हुई। कब नागपुर में बनी और कब बनी, 1936 में, जब 2 जनवरी 1936 में जब मध्य प्रदेश जो है वो गठन से पूर्व बनी थी और बाद में 1956 में इसे कहाँ पहुँचा दिया गया, जबलपुर। ये तो बात हो गई। 1936 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, 1956 में जबलपुर स्थानांतरित हुआ। इसके बाद 2 खंडपीठ और बनी, तो 2 खंडपीठें 1968 में बनी। कब, 28 नवंबर 1968 को बनी। कहाँ बनी, इंदौर और ग्वालियर में। अभी प्रस्तावित कहाँ है, भोपाल में है। तो ये अपन ने जान लिया। अब एक जो मेन बात है वो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन ये आ जाता है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, तो वो हमें याद होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या है 36। ठीक है, तो ये 36 जो लोग हैं उन सभी लोगों को अपन देख लें एक बार, है ना, कितने लोग हैं, कितने लोगों को अपन को याद रखना है। 36 में से 36 याद रखने हैं या कुछ कम ज़्यादा करने हैं। चलो तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना, न्यायाधीशों की कुल संख्या है। तो पहले देख लो भाई, जो मेन है उसके बारे में तो जान ही लेते हैं। पहला न्यायाधीश श्री जो थे वो थे हिदायतुल्लाह, श्री एम हिदायतुल्लाह। इनका पद ग्रहण 1/11/1956 से 12/12/1958 तक हुआ। श्री जेपी भट्ट, ये जेपी भट्ट है, उनका 13/12/1958 से लेके 22/9/1959 तक हुआ। तीसरे नंबर पे आते हैं पीवी दीक्षित, ये थे 22/9/1959 से लेके 18/3/1969। ठीक है। श्री विशंबर दयाल, ये विशंबर दयाल जो है 19/3/1969 से लेके 13/3/1972 तक इनका कार्यकाल था। फिर आए पी के तारे 5वें नंबर पे, इनका था 14/9/72 से लेके 10/10/75।
फिर आते हैं श्री शिवदयाल 11/10/1972 से 28/2/1978। फिर आते हैं ए पी सेन ये थे 28/2/1978 से लेके 14/7/1978 तक। फिर आते हैं जे पी सिंह, ये 27/7/1978 से लेके 3/1/1984 तक इनका समय था। फिर आते हैं श्री जी.एल. ओझा ये जी.एल. ओझा 1/12/1984 से लेके 27/10/1985 तक था। इसके बाद आते हैं जे.एस. वर्मा, इनका समय था 14/6/1986 से लेके 27/8/1986। एन डी ओझा इनका समय था 8/1/1987 से 18/1/1988। जीजी सहानी है ना, जीजी सहानी ये थे 21/10/1988 से लेके 23/10/1989। फिर आते हैं एस.के. झा, ये थे 27/10/1989 से लेके 15/12/1993 तक। फिर आते हैं श्री यू.एल. भट्ट, तो श्री यू.एल. भट्ट इनका समय था 15/12/1993 से लेके 10/10/1995। श्री ए.के. माथुर 3/2/1996 से लेके 21/12/1999 तक। श्री भवानी सिंह 24/2000 से लेके 19/8/2003 तक। फिर आते हैं कुमार राजरत्नम, ये थे 6/9/2003 से 12/3/2004। श्री आर.बी. रविंद्रन, ये थे 8/7/2004 से लेके 8/9/2005। ए.के. पटनायक 2/10/2005 से लेके 16/11/2009। फिर आते हैं श्री एस.आर. आलम, ये थे 20/12/2009 से लेके 4/8/2011। शरद अरविंद बोबड़े, तो शरद अरविंद बोबड़े जो हैं वो थे 16/10/2012 से लेके 11/4/2013। अजय खांडविलकर, ये थे 24/11/2013 से लेके 12/5/2016। श्री हेमंत गुप्ता 8/3/17 से लेके 14/11/2018। एस.के. सेठ, ये थे 14/11/2018 से लेके 10/6/2019। इसके बाद बने श्री रविशंकर झा 10/6/2019 से लेके 3/10/2019। और श्री संजय यादव, ये जो हैं ये थे 4/9/2019 से 3/11/2019। और अभी प्रेजेंट में हैं श्री अजय कुमार मित्तल 3/11/2019 से वर्तमान में हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। उच्च न्यायालय के बारे में कुछ विशिष्ट तथ्य भी मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एम. हिदायतुल्लाह थे, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के 11वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना थी। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री अजय कुमार मित्तल हैं। अब आते हैं जिला न्यायालय। अनुच्छेद 233 है ना, अपन ने अभी पढ़ा, तो अपन ने जो अभी पढ़ा किसके लिए? अपन ने पढ़ा हाई कोर्ट के लिए। तो हाई कोर्ट की स्थापना हुई अनुच्छेद 214 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 215 के अंतर्गत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होना चाहिए, और अनुच्छेद 214 में हर राज्य में एक न्यायालय होना चाहिए। अनुच्छेद 215 में बताया है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है, और अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति प्राप्त रखता है। यहाँ तक की बात हो गई, यहाँ मैंने सारी चीज़ें बता दी। तो ये थे 214, 215 और 227 अनुच्छेद, जिसमें मैंने उच्च न्यायालय की बात करी थी। अब मैं बात कर रहा हूँ जिला न्यायालय की। तो जिला न्यायालय के अनुच्छेद में अनुच्छेद 233 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जिला न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय के लिए 214 में प्रावधान है, और अनुच्छेद 233 में जिला न्यायालय का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालयों के संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 6 अध्याय 6 अनुच्छेद 233 से 237 में दिए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 अनुच्छेद 233 से 237 में दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ही सब कुछ होता है। जैसे मध्य प्रदेश राज्य शासन का मुख्य केंद्र बिंदु राज्य सचिवालय कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कि मध्य प्रदेश राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र सचिवालय होता है। यह प्रदेश की राजधानी भोपाल के अरेरा हिल्स में वल्लभ भवन के नाम से स्थापित किया गया और प्रधान मुख्य सचिव इसका जो होता है वो होता है चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव होता है। प्रशासनिक रूप से मध्य प्रदेश को संभाग, जिलों, विकासखंडों तथा तहसीलों में विभाजित किया गया है और मध्य प्रदेश में 10 संभाग, 52 जिले, 313 विकासखंड और 420 तहसीलें हैं। इस प्रशासनिक अंगों का स्तरीकरण निम्नवत है। समझो भाई, मध्य प्रदेश राज्य प्रशासन, सबसे बड़ा राज्य प्रशासन के तौर पर सबसे पहले होता है डिवीज़न, जिसमें अनेक जिलों का समूह और उच्चतम अधिकारी संभाग आयुक्त यानी कि कमिश्नर होता है। उसके बाद संभाग के अंदर आते हैं जिले, तो जिले को जिला होता है डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं अनेक विकास खंडों का समूह और उसका उच्चतम अधिकारी होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, जिला आयुक्त। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या इसके क्या बोलते हैं, जिला आयुक्त, और संभाग के लिए कमिश्नर, संभाग आयुक्त। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विकास खंड जो है वो अनेक जिलों से, जिले जो है अनेक विकास खंडों से मिलकर होता है। अब ब्लॉक या विकास खंड जो होता है वो अनेक किससे मिलकर बना होता है? तहसीलों का समूह होता है, जिसका उच्चतम अधिकारी कौन होता है? एसडीएम यानी कि उप जिला आयुक्त होता है। अब जो तहसीलें हैं वो बहुत सारी ग्राम पंचायतों से मिलकर बनती हैं यानी कि ग्राम पंचायतों का समूह होता है और उसका उच्चतम अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार। तो बनना है ना तहसीलदार, तो तैयार हो जाओ बढ़िया अच्छे से, है ना। अब आते हैं अपने संभागों की बारी। जब हमने संभाग पढ़े तो संभागों के बारे में सुन लीजिए। संभागों की कहानी ऐसी है कि सामने दिखे हुए हैं उनको अपन को देखना है। टोटल 10 संभाग में जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, सागर, चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल। सबसे ज़्यादा किसमें है? तो जबलपुर और इंदौर में 8 हैं, फिर उसके बाद उज्जैन में 7 हैं, इसके बाद अगर आए तो सागर में 6 हैं, फिर आ जाओ तो ग्वालियर में 5 हैं और भोपाल में 5 हैं, रीवा में 4 हैं और नर्मदापुरम, शहडोल और चंबल में 3 जिले हैं। जिले में सामने लिखे हुए हैं, इनको मैं ज़्यादा एलेबरेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं ज़रा सा सुना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जबलपुर में जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, डिंडोरी, मंडला और बालाघाट। इंदौर की तरफ चलें तो इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। भोपाल में आते हैं तो भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ और विदिशा। ग्वालियर में आते हैं ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और दतिया। रीवा में आए तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। उज्जैन में अगर जाएं तो उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच है। सागर की तरफ जाएँ तो सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। चंबल की तरफ जाएँ तो भिंड, मुरैना, श्योपुर। नर्मदापुरम मत में होशंगाबाद, हरदा, बैतूल और शहडोल में जाएँ तो शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। ये हो गए संभागों के शामिल जिले। मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है और समझना इससे ज़रूरी है। मध्य प्रदेश पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में अगर चलें तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन का सबसे वरिष्ठ अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक होता है तथा प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण मध्य प्रदेश को 5 रेंज में क्रमशः ग्वालियर, इंदौर, रीवा, जबलपुर, रायपुर में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। प्रशासनिक दृष्टि से मध्य प्रदेश पुलिस को 11 आईजी जोन और 15 डीआईजी जोन और जोन रेंज और 52 जिला पुलिस मुख्यालयों में विभाजित किया गया है। किसको? मध्य प्रदेश पुलिस को 11 आईजी जोन, 15 डीआईजी जोन, है ना, और 52 जिलों में पुलिस मुख्यालयों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण में पुलिस प्रशासन संचालित होता है। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, तो सुनो जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी। इस एकेडमी की स्थापना सागर जिले में राजा उदन शाह के द्वारा निर्मित किले 1660 ईस्वी में वर्ष 1906 में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के रूप में की गई थी। ठीक है। मध्य प्रदेश पुलिस के अन्य प्रशिक्षण संस्थान, देखो प्लाटून कमांडरों की जो ट्रेनिंग होती है वो होती है जबलपुर और इंदौर में। फिर जिला बल प्रशिक्षणशाला, इसकी ट्रेनिंग जो होती है वो होती है तिगरा, ग्वालियर, उमरिया, इंदौर, रीवा, पचमढ़ी और उज्जैन में। वायरलेस प्रशिक्षण इंदौर में होता है। वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण रीवा में होता है। यातायात प्रशिक्षण भोपाल में होता है। अपराध अनुसंधान सागर में। आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर इंदौर में है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी सागर में है। स्वान प्रशिक्षण केंद्र भदभदा भोपाल में है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस विशिष्ट तथ्य,
है। अब समझो जरा भाई इनको। मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? देशभक्ति जनसेवा। मध्य प्रदेश भूतपूर्व मध्य भारत के प्रथम पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक थे के.एफ. रुस्तम, और मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री बी.पी. दुबे वर्ष 1982-83 में थे। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक श्री वी.के. घाटे, सन 1956 से 1958 तक थे। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस आशा गोपालन थी, है ना। मध्य प्रदेश राज्य अपराध ब्यूरो का गठन वर्ष 1983 में किया गया था, जिसका मुख्यालय भोपाल में स्थित था। मध्य प्रदेश का प्रथम मेट्रो थाना जो है वो हबीबगंज भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल वर्ष 1973 में मुंगावली अशोकनगर में स्थापित की गई थी। क्षेत्रीय जेल प्रबंधन अनुसंधान संस्थान भोपाल में स्थापित है। क्षेत्रीय जेल अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है? भोपाल में। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रीय जेल प्रबंधन अनुसंधान कहाँ है? तो वो भोपाल में है। मध्य प्रदेश के बैतूल में झिरी गांव को 100% अपराध मुक्त गांव घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश में झिरी गांव जो है वो कहाँ पर अपराध मुक्त गांव है? वो कौन सा है? 100% अपराध मुक्त गांव है, वो है मध्य प्रदेश के बैतूल के झिरी गांव। पुलिस प्रदेश का प्रथम आईएसओ प्रमाणित थाना जो है, आईएसओ प्रमाणित थाना देवास है। मध्य प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश में वर्ष 1955 में जेल कैदियों के लिए योग शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं और सुन लो भाई, मध्य प्रदेश के प्रथम फॉरेंसिक लैब की स्थापना जो है वो कहाँ की गई? तो सागर जिले में की गई। इसके अतिरिक्त फॉरेंसिक प्रयोगशाला जो है वो सागर के अलावा भोपाल, ग्वालियर, इंदौर में कार्यरत है। मध्य प्रदेश की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब भोपाल में स्थित है तथा साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में वर्ष 1960 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का मुख्यालय भोपाल में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस बैंड स्कूल भोपाल में स्थित है। वर्ष 2019 में महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर छिंदवाड़ा जिले में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश के नारकोटिक्स शाखा इंदौर, मंदसौर व नीमच जिले में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में इंटीग्रेटेड पुलिस ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स ग्राम भौरी में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है जहां सर्वप्रथम डायल 100 सेवा का शुभारंभ 2015 में किया गया था। मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों व आंतरिक सुरक्षा के लिए 36वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल बालाघाट में 4 अगस्त 2015 को गठित किया गया था। और देश की तीसरी तथा मध्य प्रदेश की पहली अंडा सेल यानी कि अत्यधिक सुरक्षित कोठरी भोपाल जेल में स्थापित की गई है। तो ये मैंने जो आपको बताया ये सारी जानकारी क्या थी? आपके इससे जुड़ी हुई थी, किससे? पुलिस के विशिष्ट तथ्यों से जुड़ी हुई थी। अब जो मैंने आपको बताया कि अभी तक हमने जो पढ़ा वो सारा का सारा चैप्टर वाइज, यानी कि पहले हमने राज्य की विधायिका पढ़ी जिसमें राज्यपाल, विधानसभा पढ़ी, फिर कार्यपालिका पढ़ी, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रशासनिक अधिकारी पढ़ी। अभी अपन ने जो शुरू खत्म किया वो था राज्य की न्यायपालिका यानी उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। अब जो हम पढ़ेंगे इसके बाद, है ना, अभी तो हम इसका इस विराम लेते हैं, लेकिन इसमें आगे का जो हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा उसके मैं बता देता हूं। जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले हैं और लोगों तक शेयर कर रहे हैं, इसके बाद अगला जो वीडियो रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वो आएगा स्थानीय स्वशासन, है ना, स्थानीय स्वशासन में आएगा। और स्थानीय स्वशासन को बहुत अच्छे तरीके से मैं अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे पंचायती राज और नगरीय स्वशासन। ठीक है, तो भाई साहब सभी लोग जितने भी अपने साथ हैं उन सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये नए पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य है कि सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस मिल सके और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हम जो है ज़रूरत की चीज़ें पढ़ें, क्योंकि हम पढ़ने निकले हैं प्री के सिलेबस को। हमें अभी प्री के सिलेबस को कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उतना ही आवश्यक है जो हमें पढ़ना है। क्योंकि आपने अगर देखा हो तो प्री के सिलेबस में 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट में 10-10 क्वेश्चन ईच साइड से अगर मानो तब जाके ये 100 हो जाएंगे। तो एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आने हैं और हम जो है पहली यूनिट के ये हम जो पढ़ रहे हैं वो 5th यूनिट से शुरू किया हुआ है, तो कि इसमें ही संवैधानिक व्यवस्था है। आपको पहली यूनिट से आखिरी यूनिट तक पढ़ाया जाएगा, पर ये अभी जो हम शुरू किया है उसमें हमने 5th यूनिट संवैधानिक व्यवस्था से शुरू किया है, जिसमें संवैधानिक और राजनीतिक
व्यवस्था को हमने पहले तौर पर पढ़ने की कोशिश करी है। तो ऐसे ही अच्छे हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप सभी लोगों का साथ हमारे साथ बना रहे, इसी के साथ लेता हूँ इजाज़त। जल्दी आऊँगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।